हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पिछली क्लास में फिजिक्स का जो पोर्शन है कुछ पोर्शन कर चुके थे, है ना। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली घटना के बारे में केवल डिस्कशन किए थे कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और माध्यम के बारे में जान रहे थे कि माध्यम क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। वैसे प्रकाश की चाल तो नहीं बताए थे, आज क्लास में हम लोग प्रकाश की चाल भी डिस्कशन करेंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। वैसे बता दिया गया था कि माध्यम क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी, मतलब किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। आज हम लोग आंकड़ा जानेंगे कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितना होगी, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका मान क्या होगा। साथ साथ कांच के जो स्लैब बना होता है, एक पट्टी होती है, उससे प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होगा, है ना। तो आज क्लास में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो आज का सबसे पहला टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं, वो है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। कांच के आयताकार स्लैब, एक कांच का स्लैब बना होगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। कुछ इस तरह से कांच का हम स्लैब बना देते हैं। अब उसमें देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होगा। देखो ये है कांच का एक स्लैब, एक बहुत बड़ी चौड़ी पट्टी लिया कांच का, ठीक है। कांच इसके चारों ओर वायु है, एक माध्यम कांच, अंदर में दूसरा माध्यम, मतलब एक विरल माध्यम है, अब अंदर में हो गया सघन माध्यम, ठीक है। दोनों माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, किस तरह से प्रकाश आती है, अपवर्तित होती है, फिर से पुनः अपवर्तित होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपतित किरण, एक किरण को आपतित करवाते हैं कुछ एंगल बनाकर, आपतन कोण से, आपतित कह सकते हैं अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाकर, ठीक है। ये किरणें आपतित हुई, इस बिंदु को आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। आपतन बिंदु और सतह पर डाला गया लंब, ये आपका हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, फिर दूसरी किरणें, मतलब यही किरणें जो है वो आपतित तो हो रही है, साथ साथ अपवर्तित होगी उसी माध्यम में, दूसरे माध्यम में वो अपवर्तित हो जाएगी इस तरह से। याद रखें ना आपको कि जो किरणें सीधी आ रही थी उसके दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है ना। उसके दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन किस ओर हुआ है, तो अभिलंब की ओर हुआ है। दिशा में परिवर्तन अभिलंब की ओर हो गया। अगर कांच ना होता तो किरणें सीधी आती, माध्यम बदलने की वजह से किरण अपना दिशा बदल लिया। कहने का मतलब है कि इतना विचलित हो गया, ठीक है। विरल से सघन में आ रही प्रकाश का वायु से कांच में आ रही है, इसलिए दिशा में परिवर्तन अभिलंब की ओर होगा। फिर से यही किरणें, आपतन बिंदु यहाँ पर हो गया, फिर से यही किरणें यहाँ पे, पहले अभिलंब डाल देता हूँ, सतह और आपतन बिंदु द्वारा डाला गया लंब अभिलंब के लंब से, ये हो गया आपका अभिलंब। अब इसके चारों ओर कौन सा माध्यम है, वायु। अब देखोगे दोबारा क्या होगा कि कांच प्रकाश जो है वो अपवर्तित प्रकाश फिर से पुनः अपवर्तित होगा, दोबारा अपवर्तित होगा, कांच से वायु में आएगा, मतलब दिशा में परिवर्तन। अब सवाल है कि दिशा में परिवर्तन अभिलंब की ओर होगा या अभिलंब से दूर होगा, बताओ क्या होगा। क्योंकि दिशा में परिवर्तन, प्रकाश सघन से विरल में आ रही है, कांच से हवा में आ रही है, तो अभिलंब से दूर चला जाएगा, है ना, अभिलंब से दूर कुछ इस तरह से।
इस प्रकार, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ये प्रकाश जो सीधी आ रही थी वो सीधी जाएगी इस तरह से। उसको थोड़ा सीधा कर लिया जाए, हो गया। देखो कुछ इस तरह से दिखे आपको। ये आपतित प्रकाश है, अपवर्तित प्रकाश, पुनः अपवर्तित प्रकाश, दो बार अपवर्तित हुआ दोनों सतह से, एक ऊपर वाली सतह से, एक नीचे वाली सतह से प्रकाश अपवर्तित हुआ। मतलब वायु से कांच में, कांच से वायु में। तो इस तरह से कांच में आयताकार स्लैब या कांच की कोई पट्टी होगी, कांच का एक स्लैब होगा, उससे प्रकाश का अपवर्तन कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। जैसे कांच की मोटी पट्टी है, प्रकाश आई, आपतित हुई, और आपतित होने के बाद प्रकाश सीधी नहीं बल्कि कुछ दूर हटकर, कुछ दूर विचलित हटकर वो निकलेगा बाहर। रियल में, वास्तव में ये होना चाहिए था कि अगर कांच ना होता तो प्रकाश सीधी आती और इस रास्तों को फॉलो करके सीधा निकल जाता, यहाँ से आता। लेकिन कांच की मजबूत पट्टी, मोटी पट्टी होने की वजह से प्रकाश यहाँ ना जाकर कुछ दूरी हट कर गुजर रहा है, बल्कि वो समांतर है, ये दोनों समांतर है। दोनों ये प्रकाश, जो आपतित प्रकाश जो वर्चुअली दिखाया गया है वो भी समांतर है, और जो किरणें अपवर्तित हुआ है वो भी समांतर है। ठीक है, समांतर चली जाएगी। तो मतलब सवाल है कि इतना दूर हटा क्यों? क्योंकि कांच की वजह से, कांच की मजबूत पट्टी की वजह से अपवर्तन बदल गया। इसका कह सकते हैं कि माध्यम बदल गया, विरल से सघन, सघन से विरल, दो माध्यम बदल गया। अब इसके बीच की जो दूरी है इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा आपका पार्श्विक विस्थापन। याद रखिएगा कि जो किरणें आपतित हुई थी, फिर से जो पुनः अपवर्तन हुआ है, उस अपवर्तन की वजह से इस विस्थापन का नाम, इतनी दूरी का नाम जो होगा वो होगा पार्श्विक विस्थापन होगा। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन के नाम से इसे जानते हैं। ये हो गया अविलंब m n मान लो, m डैश मान लो। ए बी आपतित किरण बिंदु, बी आपतन बिंदु, बी और सी ले लो यहाँ पर। बी सी हो गया आपका अपवर्तित किरण। ठीक है, सी और डी पुनः आपका फिर से अपवर्तित किरण है। यदि किरणें दोबारा अपवर्तन होगा तो उस किरण का नाम होगा निर्गत किरण। ठीक है, मतलब लौट कर उसी माध्यम में आ जाना, निर्गत किरण के नाम से भी हम जान सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत इजी है कि स्लैब से, अब मान लो एक आयताकार स्लैब है PQRS, है ना। आयताकार, कांच का आयताकार स्लैब बना हुआ, एक मोटी पट्टी है PQRS, जिसमें PQ पहली सतह है, RS स्लैब की दूसरी सतह है ना। पहले प्रकाश PQ से आपतित अपवर्तित हो रही है, फिर पुनः SR दूसरी सतह SR से अपवर्तित पुनः अपवर्तित हो रही है। तो इस तरह से कांच के आयताकार स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन इस तरह से होगा। ठीक है, देखो एक प्रकाश कह सकते हैं कि जो किसी माध्यम से अपवर्तित हो रही है। सपोज मान लो ये कांच है। अभी वैसे हमने दिखाया था कि प्रकाश कांच से, इसके चारों ओर वायु है, प्रकाश वायु से कांच में आ रही है, तो इट मीन्स कि वो दिशा में परिवर्तन अभिलंब की ओर करेगा। विरल से सघन में आ रही है ना, तो अभिलंब की ओर दिशा में परिवर्तन होगा कुछ इस प्रकार। तो यहाँ दिशा में परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि इसका अब माध्यम बदल गया, वो विरल सघन माध्यम है, इसकी वजह से वो दिशा में परिवर्तन कर लिया। मतलब ये हुआ कि अपवर्तन की वजह से कितना चेंज हुआ, कितना बदलाव हुआ है, वो अपवर्तनांक होगा। हर माध्यम का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन अलग अलग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तनांक ही बताएगा कि कितना अपवर्तन होगा। ठीक है, क्या वो अपवर्तनांक, क्या वो प्रकाश मतलब दूर से पास आएगी या दूर? चलो डिस्कशन कर लेते हैं अपवर्तनांक क्या। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अब समझो क्या होता है कि अपवर्तनांक दो माध्यम में प्रकाश बदलने के कारण होता है। मतलब ये होगा कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक, मतलब सब माध्यम का अपना अपना अपवर्तनांक होता है, वायु का अलग, कांच का अलग, शीशे का, मतलब डायमंड का अलग है ना, निर्वात का अलग होगा, जल का अलग होगा, सारे माध्यम का अपना अपना अपवर्तनांक होता है ना। तो उसके लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपना अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक जनरली ये बताएगा कि प्रकाश, मतलब कह सकते हैं कि दिशा में कितना कम या कितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, है ना, कितना, मतलब उसका जो परिवर्तन होता है प्रकाश का उस माध्यम में आने पर वो कितना बदल जाएगा, वो बताएगा अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो प्रकाश में विचलन और भी ज़्यादा होगा। कम अपवर्तनांक प्रकाश लगभग अविलंब से, मतलब कह सकते हैं जो इस प्रकाश आपतित हो रही है उसके आसपास से होकर गुजरेगी, जिसका अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस, वो प्रकाश विचलित ज़्यादा होगा उस माध्यम में। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, देखो शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। शून्य अर्थ ये हुआ निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में, जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना है उसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। जिस माध्यम में हमें अपवर्तनांक निकालना उस माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा क्या, अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब सवाल है कि प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जैसे कोई माध्यम है और प्रकाश की चाल, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस माध्यम में होगा, जो माध्यम जितना विरल होगा, जितना हटा होगा, वो माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। जैसे शून्य, हम निर्वात भी कह सकते हैं, या इसको वैक्यूम के नाम से जानो, वैक्यूम। इस वैक्यूम में, शून्य में निर्वात प्रकाश की चाल जो होगी वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में चाल को लेंगे, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे अगर हम वायु की बात करेंगे, हवा, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी बताओ। देखो शून्य में क्या होता है कि वहाँ कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई भी वायु के कण, धूल के कण, कुछ भी नहीं होते, कोई भी कण मौजूद नहीं होता। वायुमंडल में, वायु में बहुत सारे कण, गैस के कण, धूल कण, जलवाष्प, बहुत सारे कण मिले होते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश की चाल में थोड़ा कमी आ जाती है। प्रकाश की चाल में बल्कि वो ज़्यादा कमी नहीं आएगी, बहुत कम आएगी, 0.02 का फर्क होगा, 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वैसे अप्रॉक्स में 3 × 10⁸ भी कह सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल ना, लेकिन एक्चुअल में ये होगा वैल्यू, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो माध्यम है, जैसे हमने कांच लिया, कांच नहीं, जल, पानी, तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर उसके नीचे वाला माध्यम कांच, उसमें प्रकाश की चाल इससे और कम हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसके नीचे वाला माध्यम, और भी बहुत सारा माध्यम है, लेकिन हम लास्ट में, अब मैं हीरा के बारे में लिखाता हूँ, डायमंड। हीरा में प्रकाश की चाल 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हीरा में जो सबसे कम प्रकाश की चाल है उससे कम किसी का नहीं होगा, ठीक है। 1.25 हाईएस्ट प्रकाश की चाल जो होता है वो 3 × 10⁸, 1.25 सबसे मिनिमम होता है, कम होता है। अगर प्रकाश की चाल किसी और माध्यम में, इसके अलावा और भी माध्यम है, अल्कोहल हो गया है ना, केरोसिन, तो इसके अलावा कोई और भी माध्यम है, उनमें प्रकाश की चाल जो होगी वो इन दोनों के बीच होगी, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं हो सकता है।
ठीक है। मतलब कह सकते हो कि यहाँ शून्य, वायु, जल, कांच, हीरा में देखोगे शून्य, वायु लगभग तो क्या है विरल माध्यम। जल को भी हम वैसे कंपैरिजन करना पड़ता है कि कौन विरल है कौन सघन है, किसकी तुलना में कौन विरल माध्यम होगा और कौन सघन माध्यम होगा। तो देखो शून्य निर्वात जो है वो एक विरल माध्यम है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है। विरल यहाँ कोई भी कण मौजूद नहीं है। वायु की तुलना करेंगे, वायु और भी विरल माध्यम, वायु वैसे विरल माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल और कम हो गए। जल थोड़ा सा सघन माध्यम है ना, वायु की तुलना में थोड़ा सघन माध्यम है, मतलब इसकी तुलना में, इसीलिए वायु जल में प्रकाश की चाल जो है वायु से थोड़ा ज़्यादा है। कांच सघन माध्यम है जल की तुलना में, इसलिए प्रकाश की चाल और कम हो गया। जल में प्रकाश की चाल कम हो गया वायु से, कांच में प्रकाश की चाल जल से और कम हो गया, हीरा में प्रकाश की चाल कांच से और भी कम हो गया। मतलब है कि माध्यम जितना सघन होगा, यहाँ पे नोट कर सकते हैं एक बात कि माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। ठीक है, ये होता है माध्यम सघन होने की वजह से प्रकाश की चाल कम हो जाएगा। इनफैक्ट माध्यम और विरल होगा तो प्रकाश की चाल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। विरल में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, सघन में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना आपको। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सघन माध्यम का होने का अर्थ है कि प्रकाश मतलब उस माध्यम के जो कण है बहुत ही पास होते हैं। प्रकाश को इन कणों से होकर गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, एक बात याद रखना, प्रकाश और ध्वनि दोनों की हम बात करेंगे। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस वायु में होगा, ठोस में होगा। ध्वनि की चाल ठोस में ज़्यादा होते हैं, वहीं पे प्रकाश की चाल ठोस में कम हो जाती है। अगर ठोस में प्रकाश गुजर सकती है तब, कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं होना चाहिए, कोई पारदर्शी वस्तु जो ठोस रूप में होगा उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। उल्टा होता है कि ध्वनि की चाल ठोस में ज़्यादा होती है, प्रकाश की चाल ठोस में कम हो जाती है अगर वो पारदर्शी वस्तु है तब। हाँ, पारदर्शी अपारदर्शी ध्वनि के लिए मैटर नहीं करता है कि वो पारदर्शी या अपारदर्शी है ना, लेकिन प्रकाश के लिए मैटर करता है कि कौन पारदर्शी होगा कौन अपारदर्शी होगा। अब माध्यम का अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं जनरली। n इक्वल्स टू शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में प्रकाश की चाल को स्पीड ऑफ लाइट c मान लेते हैं, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इसको सपोज v मान लेते हैं ना। तो n इक्वल्स टू c/v। ऐसा यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट कुछ नहीं होगा क्योंकि चाल और चाल के मीटर प्रति सेकंड दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा मात्रक विहीन हो जाएगा, मात्रक विहीन है, यूनिट लेस हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई SI मात्रक नहीं होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक कितना होगा। प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब वैल्यू को भाग करके चेक करेंगे अपवर्तनांक कितना आएगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। अगर हमें निकालना है जल का अपवर्तनांक, ठीक है, निकालना है जल का अपवर्तनांक, तो फॉर्मूला कहता है कि प्रकाश की चाल शून्य में कितना 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल जल में है ना। जल का अपवर्तनांक क्या होगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम, यहां माध्यम का नाम दिया हुआ है जल।
जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो अलग अलग माध्यम का हम प्रकाश की चाल और मतलब शून्य में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को भाग करके चेक करेंगे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। चलो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे निकाल लेते हैं, पानी का निकाल लेते हैं ना। जल का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, तो कौन सा माध्यम है, जल, जल में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक के नाम से आप जान सकते हो। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ और जल में प्रकाश की चाल कितनी है बताओ, जल में प्रकाश की चाल कितनी है। तो पानी में प्रकाश की चाल है 2.25 × 10⁸ है ना। दोनों के प्रकाश की चाल को हमने भाग कर लिया, 10⁸ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका 3/2.25। अब इसको भाग करेंगे, लाएंगे इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। तो इसको क्या करना, पॉइंट को हटा दो, यहाँ से 0 0 बैठा लो, ठीक है। 5 से एक कह सकते हैं 25 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 8 9 बार में, और ये हो जाएगा 12 बार में, 3 × 9 3 × 12। फाइनली क्या बचा, 4/3। अब इसको भाग करोगे 1.33 आ जाएगा, ठीक है। तो जल का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.33। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, चाहे वायु का निकालना हो या जल का निकालना हो या कांच का। अगर कांच का निकालना हो तो शून्य में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, दोनों को भाग कर लो, जो वैल्यू प्राप्त होगी वही होगा उसका अपवर्तनांक, ठीक है, उसका अपवर्तनांक होगा। कुछ माध्यम है उसके लिए अपवर्तनांक अब उसको याद करना है, लर्न करना है, ठीक है। तो उसको हम लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसको याद करना है। वैसे उसकी वैल्यू निकाली जाती है, अगर प्रकाश की चाल आपको पता है तो दोनों में प्रकाश की चाल को भाग करके आप उसका अपवर्तनांक निकाल सकते हो। कुछ माध्यम जिसका अपवर्तनांक हम लिख लेता हूँ यहाँ पे, माध्यम अपवर्तनांक, निर्वात शून्य, अपवर्तनांक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, दोनों को भाग करेंगे, कैंसिल आउट हो गए, 1 आएगा। वायु, प्रकाश की चाल थोड़ा कम है वायु में, इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा 1.0003 इस तरह से होगा, ठीक है। इसका अपवर्तनांक कितना होगा। जल अभी निकाले, जल का अपवर्तनांक 1.33, ठीक है। उसके बाद कांच, कुछ और भी है कांच के अलावा, अल्कोहल, इसका अपवर्तनांक 1.36, ठीक है। केरोसिन तेल, यह भी एक माध्यम है, इसका अपवर्तनांक 1.46। और कांच, तो कांच का तो खैर पता ही है, कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5, ठीक है। और फ्लिंट कांच होता है एक, उसका ले लो आप हीरा, तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम है प्रकाश की चाल, इसलिए अपवर्तनांक ज़्यादा होगा 2.42। देखो अपवर्तनांक जो है ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल का व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा होता है, मतलब जिसमें प्रकाश की चाल कम, सबसे कम, उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। प्रकाश की चाल सबसे कम है, अपवर्तनांक ज़्यादा, अपवर्तनांक ज़्यादा होने का अर्थ हुआ कि प्रकाश उस माध्यम में सबसे ज़्यादा विचलित होकर निकल जाएगा, मतलब अभिलंब से और दूर या और पास होकर जाएगा। जितना माध्यम सघन होगा उतना और पास, जितना माध्यम विरल होगा उतना और दूर चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसा होता है। तो माध्यम और अपवर्तनांक हमने आपको सामने लिख दिया है, यहाँ प्रकाश की चाल लिख दिया है, अब इसको लर्न कर लो, याद कर लो, ठीक है। और
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है हीरा के बारे में, ठीक है, वो हम यहाँ पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, चलो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा भी गया है, इसको डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरह का, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इस कथन से क्या अभिप्राय है, इस कथन से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ 2.42, इसका अर्थ क्या होगा। तो देखो, इसका अर्थ ये हुआ कि हीरा का अपवर्तनांक जो आपका दे रखा है वो क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल। अगर हीरा का अपवर्तनांक निकालना है तो शून्य में के साथ साथ हीरा का अपवर्तनांक निकालना है तो हीरे में प्रकाश की चाल होगी। जिस माध्यम का निकालना है वो माध्यम में प्रकाश की चाल हर में होगा, तो हीरे में प्रकाश की चाल हर में होगा, ठीक है, हीरे में प्रकाश की चाल। अब शून्य में प्रकाश की चाल कितनी है, तो शून्य में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। सपोज हीरे में प्रकाश की चाल को हम v मान लेते हैं और हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ 2.42, ठीक है। वैल्यू को क्रॉस गुना कर दो, इसको v को यहाँ कर लो और 3 × 10⁸ अपॉन में 2.42 यहाँ लिया हो, ठीक है। मतलब 3 को भाग करना है 2.42 से, तो 3 को 2.42 से भाग करने पर क्या आएगा, 1.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड। v है प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल। ये तो आ गया कि जब हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ तो हीरे में प्रकाश की चाल 1.25 10⁸ दिया हुआ है। मतलब कि इस फार्मूले से क्या होता है कि अगर 2 यूनिट दिया हुआ तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। जनरली क्या होता है कि प्रकाश की चाल दिया हुआ है शून्य में, वो तो पता ही होता है, लेकिन हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ तो हीरे में प्रकाश की चाल। अगर प्रकाश की चाल दिया होता तो अपवर्तनांक निकालते, दोनों में कोई एक वैल्यू देनी होनी चाहिए ना। अगर अपवर्तनांक दिया है तो चाल निकाल सकते हैं, चाल दिया हुआ तो अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपवर्तनांक दिया हुआ है तो इस कथन का अर्थ ये हुआ कि हीरे में प्रकाश की चाल 1.25 10⁸। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ यह होता है कि हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम है, क्योंकि हीरा एक सबसे अधिक सघन माध्यम है। हीरा सबसे ज़्यादा सघन माध्यम है, इसलिए हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम हो गई, ठीक है।